अहमद, आपसे आगाज करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अहमद, क्या कहेंगे कल के हवाले से, जिस पिच पर अफ्रीका ने रन्स के अंबार लगाए हैं, उसी पिच पर फिर हमसे 200 रन्स भी नहीं हो सके, फिर फॉलो ऑन का शिकार हो गए, क्या कहेंगे? देखिए बेसिकली पिच तो बैटिंग के लिए काफी साजगार था अगर आप पहले टेस्ट मैच से कंपेयर करेंगे, लेकिन जाहिर है कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो इतने इस कंडीशंस के हवाले से फेमिलियर नहीं है। और दूसरा ये कि हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। इसमें बॉलर से ज्यादा जो है वो कसूर मुझे लगता है कि 11 इतने अच्छे हमने खिलाए नहीं है, क्योंकि आप देखें हमारी स्क्वाड में एक्सप्रेस पेसर नहीं है। तो एक जो आइडियल पेसर होता है ना, जिसके पास एक डिसेंट पेस भी हो और अच्छे स्किल भी हो, जिसको हम ऑल कंडीशन बॉलर कहते हैं, तो ऐसे बॉलर अभी हमारे पास बहुत कम है। ऐसे बॉलर हो सकते हैं। आप मिसाल लीजिए ना कि जैसे हम नसीम शाह की बात करेंगे या शाहीन शाह अफरीदी की बात करेंगे, वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। आप उनको रेड बॉल क्रिकेट देखिए, जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे नहीं तो यूज टू नहीं होंगे ना लंबी क्रिकेट में बॉलिंग करने के लिए। तो अभी आपके पास सिर्फ मीडियम पेसर्स की ज्यादातर चॉइस रहेगी है। आमिर जमाल इन एंड आउट होते हैं, वो उनको भी अभी कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इन नटशेल बात करूं तो हमारे बॉलर्स बॉलिंग काफी कमजोर थी। फिर इस पिच पे स्पिनर खेलना चाहिए था, वो खेला नहीं है। पिच मिस रीडिंग, गलत 11 भी एक प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उन्होंने जरूरत से ज्यादा रन बनाए, हमने जरूरत से कम रन बनाए, जिसकी वजह से सारा जो प्रॉब्लम वो डेफिसिट बहुत बड़ा आ गया ना। तो ये सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है। बिल्कुल। तो अहमद ये बताइएगा कि बाबर आजम की अभी हमने गुफ्तगू और उसमें उनका ये कहना था कि नंबर्स डोंट मैटर, लेकिन बाबर आजम की अपनी अगर बात करें, उनकी कारकर्दगी हमें पहले मैच में भी दिखाई दी, उन्होंने 50 की, अभी भी उन्होंने 50 किया, और जब उनको ओपनिंग करवाई गई और उनको खिलाया गया तो एक बड़ा स्कोर और बड़ा टोटल हम करने में कामयाब रहे। क्या आपको लगता है कि बाबर आजम अपनी पोजिशनिंग के एतबार से स्कोर कर रहे हैं, या फिर बाबर आजम का जो स्कोर है वो उनकी कारकर्दगी से जुड़ा हुआ है? नहीं, नंबर्स का प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि अच्छी बात है कि बाबर ने स्कोर किए, कि जाहिर है पहले उन्होंने 50 के, देखिए लगातार तीन 50 हो गए, फिर दूसरा 50 करके आउट हो गए, इस बार वो 80 में चले गए। हम तो चाहते थे कि आइडियली कि वो भी या आज के दिन नॉट आउट आते, क्योंकि थोड़े ही ओवर रह गए थे दिन खत्म होने में, सेंचुरी कर लेते और भी अच्छा होता। लेकिन उनके पार्ट में अच्छी बात यह है कि उन्होंने कोशिश की, उन्होंने स्ट्रगल की, उन्होंने विकेट पे रुकने की कोशिश की, फाइट आउट किया, तो कुछ लगा कि कुछ ना कुछ रन्स किए, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को, जो हम चाह रहे थे बाबर आजम को वापस आता हुआ देख रहे हैं, अल्लाह करे कि वो पूरे फ्लो में आए। ऐसी एक दो और इनिंग्स होंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाबर आजम प्रॉपर फ्लो में आएंगे। लेकिन यह है कि जिस तरह उन्होंने 80 किए, शान जो है वो सेंचुरी प्लस के साथ नॉट आउट है। ऐसी पाकिस्तान को दो मजीद इनिंग्स चाहिए और नीचे जो आने वाले बैट्समैन की तरफ से, ताकि पाकिस्तान इस मैच में जीत तो बहुत ही मुश्किल है, वंस इन अ ब्लू मून बात है। अगर आप इसको ड्रॉ भी कर लें समहाउ, लेकिन उसके लिए एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन कम से कम टीम को अब लड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए, क्योंकि अब तक जिस तरह पिच खेल रही है, शायद वक्त के साथ स्पिनर्स का रोल ज्यादा हो जाए कि पिच रफ हो जाए, लेकिन बाकी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इतनी स्पाइसी विकेट नहीं है जिस तरह पहले विकेट में थी, और आपके पास एक टाइम है विकेट पे, आप रुक सकते हैं। नो डेमन्स इन द विकेट इन दिस ट्रिप। सही है, बिल्कुल। सलीम खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिद साहब, सबसे पहले तो ज़रा कमेंट करें ना कि हम क्यों फॉलो ऑन का शिकार हो गए। वही पिच है जिस पर रन जो है वो उगलते रहे उनके बल्ले साउथ अफ्रीका की टीम के, और हम फॉलो ऑन का शिकार हो गए और पहली इनिंग्स में हम कुछ 200 भी स्कोर ना कर सके। इसकी वजह ये है कि हमारी गैर मैरी बैटिंग थी, हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेले, और हमने ये भी नहीं सोचा कि जहां पर जनूबी अफ्रीका के नए नए प्लेयर आके इसमें स्कोर कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर भी स्कोर कर रहे हैं, आके डबल सेंचुरी भी बनी, सेंचुरियां भी बनी, वहां हम भी खेल सकते हैं। घबरा गए कि बस अब तो हमारा हाल बुरा है, इतने ज्यादा रन बन गए, 600 प्लस, अब तो यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और इसी चीज में विकेट गंवाते गए, तो जिसकी वजह से फिर फॉलो ऑन का सामना करना पड़ा। वो तो शुक्र है कि दूसरी इनिंग में कुछ सबक लिया, और खासतौर पर बाबर आजम ने और कैप्टन ने और एक बरशान ने एक अच्छी इनिंग खेली। बड़ा प्रेशर था हमारी टीम के ऊपर भी, लेकिन शुक्र है कि वो इस तो सलीम साहब, आप बॉलर्स को कोई जिम्मेदार ठहराएंगे 615 स्कोर खाने पर? और किसको जिम्मेदार ठहराऊं मैं, और आप थोड़ी से बॉलर जिम्मेदार है। देखिए, सेंचुरियां बनानी चाहिए, बैट्समैनों को सेंचुरियां बनाई बॉलर ने, 4 बॉलर ने 100 से ज्यादा रन दिए, एक बॉलर ने 98 रन दिए, तो इस परफॉर्मेंस में तो जाहिर है उनको हार थोड़ी बनाई, उनको बोले राइट। लेकिन ये देखिए ना, आप कभी बैटर्स परफॉर्म कर रहे हैं, कभी बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों मिलके एक साथ क्यों नहीं परफॉर्म करते? कभी हम बैटर्स से शिकायत कर रहे होते हैं, कभी हम बॉलर्स से शिकायत कर रहे होते हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? नहीं, अगर बॉलर की हम बात करें तो पहले की जो स्पेल अच्छा था वो मोहम्मद अब्बास का था,
सबसे बड़ा जो मसला नजर आ रहा है वो है कि हमारे पेसर जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। देखें, अब बात में तो हमेशा से यही तनकीद होती है, लेकिन वो अपने स्विंग के से ना कवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ वैसे ही नहीं, जिस तरह हमको हेल्प मिलती तो वो स्ट्रगल किया उन्होंने। बाकी भी जो हमारे पास सबसे तेज बॉलर था नसीम शाह, उसको हमने बाहर बिठा दिया, कहा उसकी कमर में तकलीफ है, और मैच के बीच में दिखा रहे हैं कि वो नेट प्रैक्टिस कर रहा है, और फिर मैच में वो एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डिंग करते हुए ढाई भी लगा रहा है। इसका मतलब है आपने उसको बिठाया। जो हमारा उससे भी मेन बॉलर था शाहिद शाह अफरीदी, उसको हमने कहा हम उसको रेस्ट करा रहे हैं, वो जाके खेल रहा है बांग्लादेश में। ये तो स्पीड रखे ने ठीक नहीं थी। स्पिनर हमारे अच्छे हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवाई, एक को हमने बाहर बिठा दिया, एक को हमने यहाँ पानी पिलवाते रहे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखो हम लोग कितना अच्छे हैं, कि हम ये देख रहे हैं कि भाई जो अच्छे प्लेयर हैं उनको भी हम बाहर कर देते हैं, कि भाई जरूरत नहीं है अभी इस मैच में। और इस पिच को तो इन्होंने बिल्कुल मिसलीड किया, इनको आखिर तक पता ही नहीं था टीम मैनेजमेंट को कि कैसी पिच होगी, स्पिन होगी, फास्ट होगी, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने कहा सलमान अली आगा ने कि स्पिन को मदद मिलेगी, अगले दिन शान ने कहा कंफ्यूज है हमें पता नहीं है, और फिर जब तीसरे दिन मैच शुरू होता है तो पता चला वही 4 पेसर खेल रहे होते हैं। तो ये गलतियां इन्होंने बहुत की है, और अभी भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मैं ये आपको कह रहा हूँ, क्योंकि अभी बाबर आउट हो चुके हैं, ये मैच हम लोगों के लिए अभी भी बचाना बहुत मुश्किल है, और अल्लाह ने कहा एक दो विकेट गिरी तो आपको देखिएगा वो जो हमारी ऑफर लगती है बाय वन गेट वन या गेट। चले, सही कह रहे हैं वैसे। अच्छा, आप क्या कमेंट करेंगे अहमर, शान मसूद की कैप्टेंसी को लेकर क्या कहेंगे? काफी अरसे से हम देख रहे थे कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, और कल फिर दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी उन्होंने स्कोर की। अगर ये मैच भी हम हार जाते हैं तो उनकी कैप्टेंसी में तकरीबन 9 टेस्ट मैचेस हम हार जाएंगे, तो क्या शान को आप देख रहे हैं उनकी जो कैप्टेंसी है वो बरकरार रहेगी? देखिए, मुश्किल लग रहा है। शान की अगर आप क्रिकेट का पैटर्न देखें ना, तो शान की क्रिकेट का पैटर्न ये है कि आपको गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2020-21 में उन्होंने ना एक इंग्लैंड के खिलाफ 150 ऑलमोस्ट स्कोर किया था। उसके बाद एक सीरीज ऑफ फेलियर्स थे। तो शान का पैटर्न जो हम अभी उनके खेलने का ये देखते हुए एक बड़ा 100 कर देते हैं या 100 करते हैं, फिर सीरीज ऑफ फेलियर्स होते हैं। उनकी गेम में कंसिस्टेंसी नहीं एज अ बैटर। आज अल्लाह करे वो जितना भी स्ट्रेच करें, लेकिन एक इनिंग्स ना आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगी, ना एक इनिंग्स आपको बहुत बुरा बनाएगी। यानी जाहिर है जितना अच्छा खेलेंगे उस इनिंग्स की हद तक तो बात होगी कि आपने अच्छा खेला, लेकिन ओवरऑल जब नैरेटिव आपकी परफॉर्मेंस को लेके बात होगी तो वो इतनी अच्छी नहीं है। तो कप्तानी को लेके, कप्तानी भी कोई ऐसी इंस्पिरेशनल नहीं है। पिच रीडिंग, मिस रीडिंग, बांग्लादेश की सीरीज से लेके जो बांग्लादेश से हुआ इस अभी लास्ट ईयर के एंड पे और अब तक मिस रीडिंग द पिच इज अ कांस्टेंट थिंग। तो मुझे शान मसूद की कप्तानी डेंजर में लग रही है। वो एक ट्रांजिशनल कैप्टन बने थे फॉर द टाइम बीइंग, और आगे कप्तानी जो नजर आ रहे हैं रिजवान के पास ही जानी चाहिए, जो कि प्रॉपर एक परमानेंट मेंबर होने चाहिए। और परफॉर्मेंस विद द बैट कप्तान के लिए बहुत जरूरी है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान को जो बहुत ज्यादा जो है वो मसाइल का सामना रहा है। राइट, तो सलीम साहब आप बताइएगा, साइम अयूब इंजरी का शिकार हुए हैं और वो इस टेस्ट मैच में नहीं खेले हैं, कितना नुकसान हुआ है उनकी आदम मौजूदगी की वजह से? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरह की पिच नजर आ रही है और साउथ अफ्रीका ने जिस तरह बैटिंग की, और जहाँ शान और बाबर भी बड़े मजे से खेल रहे हैं, तो फिर वहां पर तो अगर टाइम होते तो बड़ा स्कोर कर चुके होते, लेकिन बदकिस्मती से क्रिकेट हो या जिंदगी हो, चंद लम्हात सब कुछ बदल देते हैं। तो जो 30 सेकंड साइम की जिंदगी में आए, उसने उनका पूरा करियर से एक शदी बहुत ऊपर जा रहे थे, एकदम हर तरफ तारीफ, तीनों तरफ की क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे हैं। पीएसएल के लिए भी $2.5 लाख के रिकॉर्ड एक मुआवजे की ऑफर हुई थी, जो कैप है उससे भी बढ़कर सब कुछ उनका आगे जा रहा था। लेकिन जो पिछले और टखने पे चोट लगी, जो अगर देखें तो बनाए ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना सीरियस होगी, लेकिन वो फ्रैक्चर हुआ और वो बेचारा बाहर हो गया, पता नहीं कब वापस आए। ये वीक की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह की इंजरी है इंग्लैंड उनको भेज रहा है। एक अच्छा फैसला किया पीसीबी ने, और मैं उस पर तारीफ करूंगा चेयरमैन की, बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया कि उनको बाहर भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पीसीबी का मेडिकल पैनल है उसमें कई प्लेयर्स के कैरियर इसी तरह यहाँ भी तो सवाल उठते हैं ना सलीम खालिक साहब। फिर अहमद, मैं यही चीज़ आपकी जानिब भी लेकर आऊँगी। जिस तरह से भी सलीम खालिक साहब कह रहे हैं कि ये अच्छा डिसीजन था, तो ऐसा क्यों नहीं है कि लंदन ही भेजा जाता है, प्रोफेशनल्स को यहाँ क्यों नहीं हायर किया जाता पीसीबी की जानिब से? और आप साइम का मुतबादिल किसको देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पर भेजा जाता है तो बेचारे किसी का घुटने का ऑपरेशन गलत हो जाता है,
किसी की इंजरी गलत डायग्नोस हो जाती है, एहसान तो उल्लाह को इंटरनेशनल डॉक्टर्स जो की है टीम को क्यों नहीं फिर हायर किया जाता पीसीबी की जानिब से, ताकि ये जरूरत ही ना पड़े कि किसी भी प्लेयर को इंजरी की सूरत में हमें बाहर भेजना पड़े? देखिए मेडिकल पैनल को कभी संजीदा लिया ही नहीं गया है। जो आपने आप देखें रिसेंट ईयर जहाँ पे पहले केस खराब होता था, फिर उसको इंग्लैंड भेजा जाता था, कहीं और भेजा जाता था कि उसकी इंजरी को ठीक कराया जाए। तो मेडिकली हर कंट्री ने, जितने प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग किस्म की मेडिकल टीम अपने मुल्क में रखी होती है। आपके मुल्क में बहुत काबिल लोग हैं, सब्जेक्ट कि आप मेरिट पे लोगों को रखें, और ये बहुत जरूरी है। आप कितना पैसा अफोर्ड करेंगे? अभी तो बहुत अच्छा इकदाम है कि आपने साइम अयूब को इंग्लैंड भेजा फौरी तौर पे, लेकिन ये हल नहीं है ना। मुस्तकिल हल यही है कि आप एक कॉम्पिटेंट मेडिकल पैनल पाकिस्तान में रखें, ताकि प्लेयर देखें ना, डोमेस्टिक में हजार इंजरीज होती है, ताकि ये रूटीन का मैटर चलता रहे। और जो मुतबादिल की आप बात कर रही हैं, देखिए साइम जितना टैलेंटेड लड़का है, उसका मुतबादिल एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, देखिए वनडे क्रिकेट में ना मैं बड़ी दिलचस्प बात करने जा रहा हूँ। टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा शान मसूद 50 ओवर के ज्यादा अच्छे प्लेयर है, क्योंकि उनको थोड़ा जब डिफेंस उसके थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो स्ट्रोक प्ले अच्छा करते हैं। उनके पास रिकॉर्ड डिस्टे का एवरेज है शान मसूद के पास। तो शान मसूद, फखर जमान, अगर साइम अयूब सबसे पहले कि साइम मसूद का कोई मुतबादिल नहीं है, लेकिन नहीं तो शान मसूद में एक्सपीरियंस है, तो 50 ओवर क्रिकेट है तो शान मसूद को होना चाहिए। हुरैरा भी इज अ गुड प्लेयर, गुड स्ट्रोक प्लेयर है। यासिर खान की बात करूंगा, वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, अच्छा प्लेयर है, स्ट्रोक प्लेयर है। तो अभी स्ट्रोक प्लेयर के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे नाम है जो मैं देना चाहूंगा, लेकिन फर्स्ट चॉइस मेरे हिसाब से वो शान होने चाहिए, अगर साइम नहीं। तो सलीम साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो हमारे खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं, जब ये कम बैक करते हैं, वापस आते हैं, फिर मैदान में दिखाई देते हैं, तो फिर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देती। जैसा अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लेते हैं, तो 190 की स्पीड पर वो बॉल किया करते थे, और काफ़ी तेज़ बॉल्स जो हैं उनकी उसके मुकाबले में, जो कि इंजरी के बाद उन्होंने करना शुरू की, 150 की स्पीड से ऊपर वो जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से साइम अयूब जो जिस लेवल पर इस वक्त मौजूद थे, उससे अब कुछ फर्क पड़ जाएगा? नहीं, अब शाहीन की स्पीड आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता उनका रिदम आ रहा है। अगर आखिर के मैचेस देखें तो नसीम शाह का भी अगर देखें हम, तो सलीम खालिद साहब यही है। होता ये है कि जब आप खासतौर पर अगर फास्ट बॉलर हो, आपको कोई ऐसी खतरनाक किस्म की इंजरी हो, तो फिर जब आप वापस आते भी हैं तो आप बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेते हैं। आप कहते हैं कि यार फिर कहीं इंजर्ड ना हो जाओ, ज्यादा जोर लगाया या डाइव लगाई और ये ना हो, ये खौफ रहता है कुछ अरसे आपको। फिर जब आप सेट हो जाते हैं तो फिर जैसे किसी के बाइक से एक्सीडेंट हो, किसी के गाड़ी पे हो, तो दोबारा बाइक से है, गाड़ी पे है, कुछ अर्से उसको खौफ भी रहता है यार दोबारा ना हो जाए। फिर जब माइंड से चीजें क्लियर होती है तो अच्छा। इसी तरह क्रिकेटर का है, फास्ट बॉलर को ज्यादा ये रहता है कि यार कहीं दोबारा मैंने ज्यादा जोर लगाया तो इंजरी ना हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका रिदम और उसका कॉन्फिडेंस वापस आता है। जैसे हमें नजर आ रहा है नसीम और शाहीन में भी परफॉर्म तो कर रहे हैं, तो वो अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पिछले इसमें आ रहे हैं। जहाँ तक साइम की बात रही, तो साइम को भी दोबारा आने के बाद थोड़ा वक्त तो लगेगा। एक तो ये हफ्ते बाद ऐसा नहीं है कि 6 हफ्ते हुए पूरे आपने कहा अभी चल मैच खेलो, 6 हफ्ते बाद भी उनको इस दौरान रिहैब चलेगा, उनका बाद में भी रिहैब चलेगा। फिर वो देखेंगे कितना वेट अपनी बॉडी पर डाल सकते हैं टखने पे। अभी तो बेचारे बेसाखियों से चल रहे हैं, और फिर उसके बाद जब चलना शुरू करेंगे नॉर्मल अंदाज में, फिर दौड़ना शुरू करेंगे, फिर मैच शुरू करेंगे, फिर कोई क्लब मैच खेलेंगे, फिर शायद कोई फर्स्ट क्लास मैच या डोमेस्टिक मैच अगर कोई हो रहा हुआ वो खेलेंगे, फिर आकर वो कहीं जाकर पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी के काबिल होंगे। यानी एक ये तवील प्रोसेस है। और अगर आप उनको फास्ट ट्रैक में लेकर आए कि नहीं यार चैंपियंस ट्रॉफी खिला दे आजा, फिर कहीं जाके दोबारा कोई मसला ना हो। दूसरा क्रिकेट या जिंदगी का कोई भी शोबा है, कॉन्फिडेंस इज द की। तो एकदम से जब आप वापस, अभी शाह साइम जो जिस टर्म्स में भी खेल रहे हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब गैप आएगा, गैप के बाद जब वो दोबारा वापस आएंगे तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा चीजों से एडजस्ट करने के लिए। लेकिन मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ उनकी तस्वीर देखकर। पाकिस्तान की बैटिंग को जिस बंदे ने सहारा दिया था, वो बेचारा खुद अब बेसाखी के सहारे से चल रहा है। तो अल्लाह करे जल्दी ठीक हो। एज अ पाकिस्तान क्रिकेटर हमारा वतन है, और अब चाहते हैं जल्दी फिट होकर दोबारा पहले की तरह परफॉर्म करते हैं। हम भी यही दुआ करेंगे। अच्छा अमर, इन दी एंड चाहूंगी कमेंट करें, कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का जो फाइनल है वो सियालकोट ने जीत लिया है। आगे वेस्ट इंडीज के खिलाफ आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा टैलेंट है, कौन से ऐसे बॉयज हैं जिनको चांस जरूर मिलना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है। एक तो सियालकोट का सबसे अच्छा लगा कि सियालकोट की वापसी हुई है। अभी चैंपियंस T20 कप में भी स्टैलियंस की टीम ने जीता, और सियालकोट के नौजवान थे सारे उसमें, और अभी सियालकोट ने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी को जीता है। डिपेंड करता है, आपको फास्ट बॉलिंग में आपको जरूरत है इंडक्शन करने की,
आप बैटिंग में कोई एक्साइटिंग टैलेंट है तो कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा भी बहुत अच्छे यंग बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं। मां सदाकत बहुत अच्छा प्लेयर है, आजान अवैस सिर्फ वो यंग है, सीख रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। प्लीज वापस चले हुए कारतूसों पे मत जाना, मेरा इशारा ही काफी है। चले हुए कारतूसों की सीलिंग लो है, फिर गए तो आपकी क्रिकेट एवरेज ही रहेगी। बस इतना सा बात Right. की बात करना तो चाहूँ। सलीम साहब आप क्या कहना चाहेंगे, अभी जो पूल नया तैयार हो रहा है उसमें कौन आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, जो होम ग्राउंड है और जो होम पिचेस है, यहाँ पर तो जाहिर है आप फिर वही स्पिन पे जाएंगे तो हमें स्पिनर्स की जरूरत पड़ेगी। तो जो हमारे सीनियर स्पिनर परफॉर्म करते चले आए, जिनको हमने एक को घर बिठाया, एक को पानी पिलवाया वहां पर, हमको उनको परफॉर्म करवाना चाहिए, दोबारा खिलाना चाहिए। और जो यंग एक दो प्लेयर नजर आ रहे हैं डोमेस्टिक के, जो लगता है कि हाँ यार अब ये रेडी है अगर सेलेक्टर्स को, तो उनको बिल्कुल खिलाएं। क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको उससे डरने की जरूरत है। तो यहाँ पर तो हम आजमा सकते हैं। देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर सेलेक्टर्स के रेडार में आ रहे हैं, क्योंकि होरेरा और कुछ प्लेयर्स ने पहले परफॉर्म किया था, थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस नीचे आई है। और फिर लेकिन ये होम ग्राउंड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं नया टैलेंट, जो एक दो प्लेयर्स को हम आजमा सकते हैं। जी, अहमर और सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, आप दोनों ने अपना अपना तजिया पेश किया, और जैसा कि सलीम साहब अक्सर कहते हैं, आपने डरना नहीं है।